नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार तक। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। प्यारे साथीगण, आप सभी बहुत ही शानदार और उम्दा तरीके से पढ़ रहे हैं। आज इस टॉपिक का हमारा अंतिम पड़ाव है और इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें और पढ़नी है। मतलब हमारा लगभग 2 टॉपिक और बचे हैं। मतलब एक टॉपिक और बचा है जिसकी 2 से 3 क्लास और होनी है। मतलब अंतिम 2-3 क्लास है आपकी, है ना। तो इस नववर्ष में भी हम और आप साथ में बने हुए हैं, तो 1-2 क्लास और हम लेंगे। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री जो है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सभी को पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये साल आपके लिए, है ना, सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि सिलेक्शन का साल हो। ठीक है, ये आपकी ऊंचाइयों का, पड़ाव का, है ना, पहला साल हो। आप नित्य उन्नति करते रहें, है ना, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें, नैतिकता और ईमानदारी के साथ। जो एक महंगा शौक है जो हर कोई नहीं पाल सकता, आप उसको भी वहन करें। ठीक है, चलिए अब हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। हमने एक चीज को देखा कि भैया, जो पुरानी ऑयल पेंटिंग होती है, ठीक है, इन्हें कभी घर में लाया जाता है तो कुछ समय के बाद ये क्या हो जाती है, पुरानी सी दिखने लगती है। ये ओल्ड हो जाती है, पुरानी दिखने लगती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होता है कि उनको, रंगों को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो H2O2 का यूज करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो पुरानी ऑयल पेंटिंग को, लेकिन इसको लगाने का भी एक तरीका होता है। पता चले आपने H2O2 के घोल में ही डाल दिया, नहीं। धीरे धीरे से ऊपर से H2O2 का एक तरह से उसके ऊपर लेप लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि थोड़े से जो ऊपर की जो परत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कलर खराब नहीं होता। तो जो ऑयल पेंटिंग होती है जो खराब दिखने लग जाती है, उनके लिए किसका यूज किया जाता है, H2O2 का यूज किया जाता है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न का अगला पॉइंट है हीलियम। हीलियम हल्की और अज्वलनशील गैस होती है, जलती नहीं है। हीलियम और ऑक्सीजन का यूज मुख्य रूप से कौन करते हैं, तो हीलियम और ऑक्सीजन का यूज मुख्य रूप से गोताखोर के द्वारा। हॉस्पिटल के अंदर हीलियम का इतने बड़े पैमाने पर यूज नहीं होता, वहां मुख्य रूप से ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं उनके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन कभी भी हॉस्पिटल के अंदर हीलियम यूज नहीं होती, गुब्बारों में यूज होता है। अब देखो, गुब्बारे में यहां पर एक प्रश्न और जनरेट होता है। एक प्रश्न क्या जनरेट होता है ना, हॉट एयर बलून, गर्म वायु के गुब्बारे में कौन सी गैस होती है। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर हम हॉट एयर बलून्स की बात करें ना, सर ये क्या चीज होती है ना, इसमें भी वही गैस होगी, नहीं भाई। कभी आपने इस तरह से कभी कोई बलून देखा हो। इस तरह का एक बलून होता है ना। इस बलून के अंदर कुछ लोग बैठ करके ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं, है ना। जो लोग, इनमें से यहां से गैस निकल के अंदर जाती है, उस गैस के अंदर आग लगती है। ठीक है, तो ये एक तरह का फ्यूल होता है, ईंधन होता है। और ये जितना गर्म होगा, ये उतना ऊपर जाता है दोस्त। तो मुझे नहीं आया बेटा, इसमें समझने लायक है क्या, पिक्चरों में नहीं देखा एक उड़ता हुआ बलून होता है, उसमें आग लगाई जाती है। अब इन इस पॉइंट में क्या समझना था। ठीक है, साल के पहले दिन ही अगर ऐसी चीजें जो आपने कई बार मूवीज में देख रखी है, अभी मैंने उसको पूरा किया भी नहीं सर, समझ ही नहीं आया, मैंने उत्तर लिखा ही नहीं, तो समझ में आएगा कहाँ से। हैं? बेटा, सगाई हुई है आपकी, है ना, और आप वहां ससुराल में जाके जिद कर रहे हो कि आप मेरे को पहुंचा नहीं रहे हो, मेरे बहू को मेरे साथ में।
वो उधर से आएंगे ससुर जी डंडा लेके कि पहले ब्याह तो कर ले, तोरन तो मार ले, फिर ले जाइए अपनी बहू को। आंसर मैंने लिखा ही नहीं है, समझ नहीं आया सर। अरे भाई, मैंने समझाया ही कब जो समझ में आएगा, अभी पूरा तो करो उसको। ठीक है। तो भाई ये जो फ्यूल होता है मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ प्रश्न लिखा, सर समझ नहीं आया। तो भाई पहले पूरा तो लिख लेने दो उसको, पहले उसको समझा तो लेने दो। समझाया है ही नहीं तो समझ में आएगा कहाँ से। मिठाई की दुकान पे चले गए और घर आ गए, वो मिठाई नहीं दी दुकानदार ने। अरे जब दुकान में जाओगे तभी तो मिलेगी, दुकान के बाहर से आने पे थोड़ी मिलती है। चलो आओ यहाँ पर। तो गर्म वायु के गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? तो भैया यहाँ पर क्या होता है, ये हॉट एयर बलून होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इनमें नीचे एक सिलेंडर लगा होता है, उस सिलेंडर में से गैस निकाली जाती है जो फ्यूल के रूप में यूज में लाई जाती है। इस गैस का नाम होता है प्रोपेन। अब समझाया मैंने तो इसमें क्या होता है, बैठ करके यात्राएं की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए गर्म वायु के गुब्बारों में कौन सी गैस होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोपेन होगा। अब समझाया मैंने ठीक है ना? तो भैया ये चीज ध्यान रखिएगा, समझाऊंगा उसके बाद तो समझ आएगा ना। चलिए, तो ये प्रोपेन गैस होती है। गर्म वायु के गुब्बारों में कौन सी गैस पाई जाती है? प्रोपेन गैस पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गर्म वायु के गुब्बारों में प्रोपेन गैस होती है। ठीक है। अब इसमें व्यक्ति बैठ जाते हैं, नीचे एक डलिया होती है बहुत सी बड़ी, आपने मूवीज वगैरह में अक्सर देखा होगा। और नॉर्मली गुब्बारों की बात की जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ओके। तो ये आप यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, गुब्बारे ये जो आपके घरों में डेकोरेशन वगैरह में यूज होते हैं उनकी बात की जा रही है। छोटे जो बलून्स होते हैं बाजारों में जो बिकते हैं, है ना, मेलों वगैरह में जो बिकते हैं, उन गुब्बारों की बात की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी साइज का होता है, इसमें पैराशूट वगैरह के कपड़े लगे होते हैं। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए इन गुब्बारों को भी कभी कभी आसमान में छोड़ा जाता है, तो इससे भी हीलियम की थोड़ी बहुत, हीलियम से मदद मिल जाती है कि भाई क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा यहां से और आगे बढ़ते हैं। जिनोन गैस सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। ये चीज मैंने आपको पुरानी कक्षा के अंदर भी समझाई थी कि सबसे ज्यादा, है ना, यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है? जिनोन होती है। जिनोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अजनबी या स्ट्रेंजर। ठीक है, क्यों अजनबी कहते हैं? ये चीज मैंने आपको पुरानी कक्षाओं में भी समझा रखी है, क्योंकि यौगिक बनाती है यार, दूसरी कोई भी गैस कंपाउंड या यौगिक नहीं बनाती। ठीक है। गुब्बारा नहीं जलता बेटा, आप इसका एक वीडियो देख लेना, हॉट एयर बलून कैसा होता है। ठीक है। अब इतना बड़ा गुब्बारा थोड़ी आग लगेगी तो जल जाएगी। गुब्बारे की साइज इतनी बड़ी होती है कि आपका घर पूरा के पूरा अगर 2 मंजिला है तो वो भी उसके अंदर समा जाए। आदमी बैठ के जा रहा है उसके अंदर तो उसकी डलिया ही इतनी बड़ी है ना? तो पहले उसका वीडियो देख लेना, है ना, क्योंकि फिर आप कहोगे सर आदमी उसमें कैसे चढ़ता है, ऐसे चढ़ता है कि ऐसे चढ़ता है, तो उसकी वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये जल में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होती है जिनोन। तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया, है ना। इनको पढ़ने से पहले भैया कुछ चीजें हम और पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो है, ये नाम किसने दिया? ठीक है, तो लेवाइसियर द्वारा दिया गया। इसके नाम का अर्थ क्या होता है? मीनिंग होता है अम्ल बनाने वाला। एसिड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन आग लगाने में या आग जलाने में
या दहन में सहायक है। किसी भी चीज को अगर जलाना है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जलती है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। द्वारा। खाद्य पदार्थ, वसा, फैट, है ना, पदार्थ को खराब करती है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे चिप्स के पैकेट वगैरह आते हैं, उन पैकेट्स के अंदर एक गैस भरी होती है। तो उस पैकेट के अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्त, खोज रदरफोर्ड ने कर दी। नाइट्रोजन वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाती है? 78%। ये हल्की एवं अज्वलनशील होती है। कैसी होती है? ये हल्की भी होती है और अज्वलनशील भी होती है। ठीक है। तो हल्की है, अज्वलनशील है, इसको ध्यान रखिएगा। खोज रदरफोर्ड ने की, वायुमंडल में 78% होती है, हल्की अज्वलनशील होती है ना। खाद्य पदार्थों के पैकेट में भरी जाती है। तो खाद्य पदार्थों के पैकेट में इसको क्यों भरते हैं? ये ऑक्सीकरण रोकने के लिए। आपने अपने घरों पर देखा होगा कि जैसे कि आलू की चिप्स आज तली, तो आज खा ली या कल खा ली, है ना, या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। लेकिन इससे ज्यादा फिर घर वाले मना करते हैं, नहीं बेटा 2-3 दिन की हो गई अब मत खाओ, क्योंकि तेल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन बाजार में चिप्स का पैकेट तो 4 महीने तक टंगा है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है और फूड प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं, जिससे उस वसा का, उस फैट का, उस ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी भी होगा, फिजिक्स भी होगा। मेरा एक चैप्टर और बाकी है, उसके बाद होगा। ठीक है ना, सब पढ़ाए जाएंगे। बायोलॉजी आपको भावना मैम पढ़ करवाएंगी और फिजिक्स आपको धर्मेंद्र सर करवाएंगे। ठीक है। तो मेरा सिलेबस आपका, है ना, मुख्य रूप से अधिकतम 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। है ना, मतलब कल शुक्रवार है, शनिवार को आपकी क्लास नहीं होगी, सोम मंगल, अगले मंगल तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपका सिलेबस हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज करती है। और क्या काम करती है नाइट्रोजन? तो भैया नाइट्रोजन के तो क्या ही कहने। लिक्विड नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन। ये जो द्रवित नाइट्रोजन होती है, ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। सीमन या वीर्य का भंडारण करते हैं इसमें। आपने गाय भैंस का डॉक्टर देखा है? गाय भैंस के पशु का डॉक्टर होता है, उसके पास एक टंकी होती है। उस टंकी में से वो ढक्कन खोलता है और ऐसे कड़ियां निकालता है, उसमें कई सारे प्लास्टिक की पतली पतली नलियां होती है, उनमें सीमन होते हैं। सीमन मतलब कि सीधी सी बात है वीर्य, या वो एक किसी सांड का
या किसी भैंसे का वीर्य होता है, भैंस के लिए आएगा तो ऑब्वियसली बात है। और जितनी अच्छी नस्ल होती है उनमें भी अब इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए वो गाय भैंस के डॉक्टर जो टैंकर रखते हैं ना, है ना, बड़े बड़े, उन टैंकर के अंदर वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है और उसका टेम्परेचर -196 डिग्री तक होता है, जिसके अंदर वो सीमन खराब नहीं होता। और उस सीमन के सर नेचुरल अगर मान लीजिए प्राकृतिक तौर पर हो रहा हो, है ना, किसी गाय या भैंस के साथ, और अगर इस तरह से हो रहा है, डिफरेंशिएशन क्या है, अंतर क्या है? देखो, सबसे पहली चीज होती है इसमें मानवीय हित है ना। मानवीय हित का मतलब, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी गाय पर, है ना, HF का लगवा रहा हो, गीर का लगवा रहा हो, है ना, तो इस तरह से वो गाय की जो क्वालिटी होती है, जो बछड़ी अगली आएगी, वो उसी, याद रखिएगा, वैरायटी की आएगी जिस वैरायटी का उन्होंने सीमन लगवाया। जैसे मान लीजिए किसी ने गीर का लगवा दिया, तो अगली जो गाय आएगी वो गीर आएगी, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वीर्य का भंडारण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए, तो यहां पर नाइट्रोजन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और है ना, और यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा बच गया, यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। ये अंतिम खोजा गया प्राकृतिक तत्व है, लास्ट डिस्कवर्ड नेचुरल एलिमेंट है। यूरेनियम 235, ये यूरेनियम का समस्थानिक है। आइसोटोप है। देखो, यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, रेडियो सक्रिय होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 का यूज फ्यूल के तौर पर या ईंधन के रूप में करते हैं। कहां पर करते हैं? एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु संयंत्र में, एटम बॉम्ब, परमाणु बम बनाने में। यूरेनियम 235, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आप पूरा जीवन अगर डेली कार चलाते हो, और जितनी चला सकते हो उतनी चलाओ पर डे, आप जितना जीवन जियोगे उसमें जितना फ्यूल लगाओगे ना, आपकी गाड़ी में अगर 100 ग्राम यूरेनियम उस फ्यूल की जगह ले ले, तो दोस्त, हम गाड़ी चलाते चलाते खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो 100 ग्राम यूरेनियम खत्म नहीं होगा। मैं कहा मजाक कर रहे हो हमारे साथ भाई? लाखों टन कोयला जलाकर जितनी विद्युत पैदा की जाती है, उतनी, है ना, मान लीजिए कि कुछ ग्राम यूरेनियम से की जा सकती है। जब यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है, तब इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका कोई तोड़ नहीं है ना। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा परमाणु बम बनाने में। इसका फेमस अयस्क कौन सा होता है और कौन सा होता है? पिंच ब्लेंड होता है, U3O8, है ना। इसी को येलो केक के नाम से जानते हैं, क्योंकि येलो केक के नाम से इसकी स्मगलिंग की जाती है। तो किस नाम से इसको स्मगल किया जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, येलो केक के नाम से। अब एक चीज ये है, यूरेनियम अंतिम खोजा गया प्राकृतिक तत्व है,
तो जितने भी यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व हैं, पैरा यूरेनियम कहते हैं। तो यूरेनियम के बाद में आने वाले जितने भी तत्व हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? पैरा यूरेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओके, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कई बार पूछा जाता है येलो केक के नाम से किसकी स्मगलिंग होती है? तो यूरेनियम की स्मगलिंग होती है। यूरेनियम का उपयोग कहां पर होता है? तो ईंधन के रूप में परमाणु संयंत्र में होता है। परमाणु बम में भी किसका यूज होता है? यूरेनियम का भी होता है, प्लूटोनियम का भी होता है। अब यूरेनियम के बाद में एक वर्ड बार बार आ रहा है, रेडियो एक्टिव। क्या होते हैं? देखो क्या होता है, जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, और इस स्थायित्व की लड़ाई में वो अपने अंदर से कुछ कणों को बाहर निकालते हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो किरणें हमारे लिए हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, कैंसर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में बेटा समस्थानिक होते हैं। किस तरह? मतलब मैं समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये रामलाल है। ठीक है, कौन है? रामलाल। इसके 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 5 बेटे। एक का नाम 1 है, एक का नाम 2 है, एक का नाम 3 है, एक का नाम 4 है, एक का नाम 5 है। ठीक है, समझिएगा। अब ये पांचवा किसी से व्यक्ति से मिलता, मैं कहता कि रामलाल का बेटा हूं, कि तू रामलाल का बेटा कैसे हो सकता है? रामलाल का बेटा तो एक है। कि वो भी है और मैं भी हूं। कि तू कैसे है भैया? रामलाल का बेटा तो एक है। तो समस्थानिक, जब एक तत्व एक से अधिक द्रव्यमान में पाया जाता है उसे समस्थानिक कहते हैं। तो यूरेनियम 235 समस्थानिक है, और जो आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं वो 238 है। ठीक है। इसी तरह से मैं आपको पोलोनियम की जानकारी दूं, तो पोलोनियम जो होता है इसके 40 समस्थानिक है, मतलब 40 अलग अलग द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 भी होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 भी होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3 भी होता है, कार्बन का द्रव्यमान 12 भी होता है, कार्बन का 13 भी होता है, कार्बन का 14 भी होता है। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग की दूसरी तीसरी क्लास में ही पढ़ा के आया हूं। ठीक है। तो आगे आगे पाठ न करें और पीछे पीछे सपाट न करें, हम ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं दोस्त, यकीन मानिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है। आइएगा यहां पर। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले खोज किसने की? तो खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। किसने की? बेकुरल। नाम किसने दिया? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, इन्होंने नाम दिया। ठीक है। मैडम क्यूरी ने 2 तत्वों की खोज भी की है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैडम क्यूरी ने किन 2 तत्वों की खोज की, मैं बता देता हूं। एक का नाम रेडियम और एक का नाम पोलोनियम। और पोलोनियम का नाम अपने देश पोलैंड के नाम पर। मैडम क्यूरी ने इन 2 तत्वों की खोज की। तो यहां पर बात करें तो खोज हेनरी बेकुरल ने की रेडियो एक्टिविटी की, नाम मैडम क्यूरी के द्वारा दिया गया। और रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये अपने अंदर से
अल्फा, बीटा और गामा किरणों को निकालते हैं कि सर ये किरणें क्या करती हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे जिस्म के आर पार गामा किरण हो सकती है। एक्सरे किरणों का नाम आपने सुना, वो हालांकि इसमें नहीं आती है ना, तो ये हमारी बॉडी के आर पार निकल जाती है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, कैंसर तक जनरेट कर सकती है, टिश्यू डैमेज कर सकती है। जितने भी, याद रखना, तत्व हैं 82 के बाद परमाणु क्रमांक 82 के बाद वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। जितने भी तत्व हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में और भी चीजें हैं। कैसे पता चलता है कि यहाँ रेडियो एक्टिविटी हुई है, तो इसका मापन किया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी का मापन काई से करते हैं, इसे कहते हैं जीएम काउंटर, है ना। ये जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम था गीगर मूलर काउंटर, तो उन्हीं के नाम पर, है ना। सीधा प्रश्न आता है रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी का मापन काई से करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है ना। सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई मात्रक क्या होता है, तो बेकुरल होता है। ठीक है, क्या होता है, बेकुरल। और अन्य मात्रक मैडम क्यूरी के नाम पर, इनके हस्बैंड रॉबर्ट पीरे, मैडम क्यूरी, इन तीनों को एक साथ मिलाकर बेकुरल को, है ना, एक नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप भी जल्दी क्लास छोड़ोगे, मैं क्या हो गया जल्दी क्लास, है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। मैडम क्यूरी के द्वारा क्या किया गया था भैया, इसका नामकरण किया गया था, है ना। रेडियो एक्टिविटी तत्व अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा किरणों को निकालते हैं। हमारे शरीर के बहुत तेजी से अगर कोई किरण निकल सकती है, गामा किरण प्रकाश की स्पीड से ट्रेवल करती है, गामा किरण प्रकाश और ये दोनों एक समान वेग से ट्रेवल करेगी। ठीक है, चलो, अब यहां तक आपकी सारी चीजें कंप्लीट। अब ये देखिए, 2 ग्राम यूरेनियम, दो प्राइस पता है यूरेनियम की क्या है, 2 ग्राम यूरेनियम कितना महंगा होता है। और इसको अगर 100 ग्राम यूरेनियम कोई कंट्री खरीदे ना, तो आधा विश्व नजर रखता है कि अच्छा ये यूरेनियम खरीद रहे हैं, तो वर्ल्ड फोरम पे नजर रखी जाती है। अरे भाई साहब, बड़ी खतरनाक चीज है, और ऐसा थोड़ी जेब में लेके घूम सकते हैं, रेडियो एक्टिव है ना। इसकी पैकेजिंग इतनी हार्ड होकर के आती है कि इंसानों की पहुंच से दूर रखते हैं इसको। 2 ग्राम यूरेनियम, भाई साहब क्या करोगे, आज ही मरना है क्या, नए साल के पहले दिन में, है सर इससे मर जाएंगे, हाँ भैया, रेडियो एक्टिव है ये। फिर वो गाना है ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई है ना, वही चीज होगी। चलिए, कई तत्व के नाम किसी देश के नाम पर रखे गए हैं, वो कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं, है ना। देखो प्यारे, सबसे पहली चीज जर्मेनियम। जर्मनी के नाम पर जिस देश का नाम रखा गया, जर्मनी के नाम पर जिस तत्व का नाम रखा गया, ठीक है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ ये प्रकाश की चाल होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जर्मेनियम जर्मनी के नाम पर। फ्रांस का पुराना नाम होता था गाल, क्या होता था, है सर ये वाला गाल, ये गाल होता है, वो गौल होता है, गौल क्या होता था, गौल। तो गौल से एक तत्व बना गैलियम, याद करो, हथेली पर रखने पर पिघल जाए उस धातु को गैलियम कहते हैं, गैलिये। ठीक है, ये वर्ड सुना होगा आपने, हमारे इधर कहते हैं। ठीक है, ये तो गैलियो है। ठीक है, अगर कोई काम खराब कर दे ना, पागल का मतलब मालवी लैंग्वेज में होता है, ये तो गैलियो है। ठीक है,
तो दोस्त याद रखना, है ना, ये तो गेलियो है, ये एक ही बात छोड़, तू तू अपनी बात कर, ठीक है। स्कैंडियम, है ना, आपने कभी मैप को अच्छे से पढ़ा हो तो इसके वेंडियम कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कैंडिनेविया, उत्तरी यूरोप में कुछ कंट्रियों का एक ग्रुप है, उन्हें उनके नाम पर इसका नाम रखा गया स्कैंडियम। क्या रखा गया? स्कैंडियम। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया शहर भी है, तो विश्वविद्यालय के नाम पर एक नाम रखा गया कैलिफोर्निया, है ना। ये एग्जाम में यहां से प्रश्न कैसे आते हैं भाई? सिंपल से आते हैं। अगर मैं कहूं मेरा नाम राहुल है, यहां से प्रश्न क्या आएगा? राहुल किसका नाम है? राहुल, है ना भैया, आपका नाम क्या है? राहुल, यही प्रश्न बनेंगे। तो भाई सिंपल सी चीज है। अब मैंने बताया जर्मनी के नाम पर जर्मेनियम रखा गया, जर्मेनियम नाम किस किस देश के नाम पर रखा गया? जर्मनी। जर्मनी के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया? जर्मेनियम। ये होंगे, ठीक है। इसी तरह से अब देखो, ये आप, है ना, मैं आपको आपके एग्जाम में अभी समय है, तो ये एक साथ याद मत करना इनको। एक सुबह खाना खाने के बाद में, है ना, दो शाम को खाना खाने के बाद में, या दो सुबह दो शाम को, एक एक दो दो करके डेली याद कर लेना, है ना। इसको लिख करके साइड में ही पटक देना जहां भी, जब समय मिले 2 मिनट 5 मिनट का, तब उसको भैया दो एक दो बार लिख करके इनको याद कर लेना, है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो अमेरिका महाद्वीप के नाम पर अमेरिकियम हो गया। अभी जिस मैडम की हमने बात करी, मैडम क्यूरी, है ना, और रॉबर्ट पियरे क्यूरी, इनके हस्बैंड थे ये, है ना। मैडम क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले, एक भौतिकी का, एक केमिस्ट्री का। तो क्यूरियम नाम रख दिया गया, क्यूरियम क्यूरियम क्यूरियम। देखो, अगला आता है मैग्नीशियम। एक इलाका है जिसका नाम है, आपने ये अरस्तु का नाम सुना होगा। अरस्तु सुनते ही ऐसा लगता है फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें हम कहते हैं, ये यूनान के रहने वाले थे, और मुख्य रूप से यूनान का वर्तमान में नाम ग्रीस है। यूनान का कैपिटल पहले भी एथेंस था, आज भी एथेंस है। यूनानी लोग एक समय पर विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त लोग थे। यह वो दौर था यूनान का जब यूनान के अंदर शिक्षा चरम पर थी। ये वो दौर था यूनान में जब वहां पर वैज्ञानिक चरम पर थे। ये वो दौर था जब वहां के वैज्ञानिक दुनिया में सर्वोच्च स्थान रखते थे। ये वो दौर था जब एक तरफा डंका बजता था ग्रीस का, यूनान का, अगर वहां से कुछ कह दिया। ये वो दौर था जब यूनानी, है ना, याद रखिएगा, जो इलाज होता है उसका चलन बड़े पैमाने पर चला। तो ऐसा नहीं है कि यूनान जो है वो एक ऐसा, देखो, जिसकी तारीफ बनती है उसकी करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। हमने कई ग्रीक शब्द पढ़े हैं जो एज इट इज तत्वों के नाम है, कम से कम 20 30 40 पढ़ लिए। इतना काम अगर कोई एक सिंगल कंट्री कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहाँ के थे? फादर ऑफ बॉटनी थ्रियोफेस्टस कहाँ के थे? वहीं के थे। तो मैग्नीशियम जो है एक इलाका है ना, उस यूनान के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्नेशिया कहा जाता है। उस मैग्नीशिया प्रोविंस के में जो पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व थे, उनसे समानताएं दिखी, तो इसका नाम उसी के नाम पर मैग्नीशिया रख दिया गया, है ना, कि भैया मैग्नीशिया के नाम पर मैग्नीशियम रख दिया गया। कॉपरनिकियम, आप सभी जानते हैं कि महान खगोल शास्त्री कॉपरनिकस, जिन्होंने ये बताया, कॉपरनिकस ने हमें क्या बताया था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, इसलिए भाई साहब बहुत मारा था यूरोप वालों ने इनको। है सर, ये बताने के लिए मारा था? नहीं। यूरोप में जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि भाई, है ना, जैसे हर धर्म की कुछ अपनी कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, तो वहां यूरोप में कुछ कंट्रीज में ये मान्यताएं थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिसे जियो सिंक्रोनस थ्योरी कहा जाता है, कि पृथ्वी के चक्कर लगाए जाते हैं, है ना। तो लेकिन कॉपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, तो पहले तो लोगों ने पकड़ के मारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने यहाँ है, ये हर जगह होता है। वो बस ये है कि अब वो बोल देते, छुपा देते, हमने कुछ नहीं किया, है ना, हमने कुछ नहीं किया, ये चीज है, ये दोस्त याद रखिएगा। तो ये कॉपरनिकी कॉपरनिकस के ऊपर रखा गया। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर एक तत्व का नाम रखा गया जिसे आइंस्टीन नियम कहा जाता है ना। एनरिको फर्मी, ये वही फर्मी है जिन्होंने भाई साहब विश्व का पहला परमाणु संयंत्र बनाया, ठीक है। तो विश्व का पहला परमाणु संयंत्र, तो विश्व का पहला परमाणु संयंत्र या एटॉमिक रिएक्टर किसने बनाया था? तो विश्व का पहला परमाणु संयंत्र फर्मियम, याद रखिएगा, एनरिको फर्मी ने बनाया था, यूएसओ शिकागो के अंदर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E बराबर mc स्क्वायर की थ्योरी को व्युत्पन्न किया फिजिक्स के अंदर।
फिर आता है दिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव के नाम पर एक तत्व का नाम मेंडेलेवियम रखा गया। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अल्फ्रेड नोबल। भाई साहब, इन्हीं के सम्मान में नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई। अल्फ्रेड नोबल ने कई वैज्ञानिक उपकरणों को बनाया है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर एक तत्व का नाम नोबेलियम रखा गया। ठीक है, अर्नेस्ट लॉरेंस, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने केमिस्ट्री जगत में बहुत अच्छे काम किए, कई प्रकार के यौगिकों को बनाने का योगदान दिया, इसलिए इनके नाम पर लॉरेंशियम रखा गया। इनको आप बाद में लिख लीजिएगा, ये सिर्फ मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, है ना। देखो यहां से क्या होता है, अब नए चलन में कभी यहां से प्रश्न बन रहे हैं, तो ये पता भी होना चाहिए। नहीं भी आए तो ऐसा नहीं है कि सर आएंगे तो ही, है ना। 15-20 नाम है, कोई 118 के 118 मैं आपको नहीं करा रहा, है ना। तो 15-20 नाम है जो मैं आपको करवाऊंगा, जिनमें से एक नंबर सीधा आ जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पर। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, दो रदरफोर्ड है, डेनियल रदरफोर्ड और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पर एक तत्व का नाम रदरफोर्डियम रखा गया। ठीक है, फिर आता है ग्लेन टी, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। सीबोर्ग ने जितने अक्रिय गैसेस हैं उनमें से अधिकांश की खोज की है। हीलियम, नियॉन वगैरह जैसे हम पढ़ते हैं ना, उनमें से अधिकांश की खोज किसने की है? सीबोर्ग ने की है। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? एक तत्व का सिबोर्गियम। क्या रखा गया? सिबोर। देखो क्या होता है कि कब तक नाम और कहां से लाओगे, कब तक नाम और कहां से लाओगे, है ना। हम ये सोचते हैं कि इनके नाम कैसे रखे होंगे, अरे कुछ को तो ऐसे रख दिया कि ये हरा दिखता है इसलिए इसका नाम ये रख दो, ये चांदी के समान लिक्विड दिखता है इसका नाम मरकरी रख दो। हमें इसलिए दिक्कत है कि वो हमारी भाषा के शब्द नहीं है, इसलिए हमें याद करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि ये यूनान वालों ने, ग्रीस वालों ने या लेटिन वालों ने इनकी अपनी लैंग्वेज बना दी और उसमें पढ़ना शुरू कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंडिया के अंदर के साहब आपको यही पढ़ना है। उनके लिए वो लैंग्वेज बहुत ईजी है, क्योंकि उनकी भाषा में लिखी हुई चीजें हैं, उनकी भाषा के शब्द हैं। हमारे लिए साइंस क्यों टफ पड़ता? बच्चा कहता है याद नहीं होते, याद नहीं होने का कारण है, ठीक है, अगर इनके नाम कालो, कटक, धोलो, फक, है ना, सफेद, चक ऐसे रख देते कि भाई साहब, तो फिर आप खुद ही कर लेते। अच्छा ये वाला राजस्थानियम, ये वाला भाई साहब हिमाचलियम, है ना, ये वाला साहब हो जाएगा गोवेनियम, तो ये गोवा के नाम पर रख दिया। तो देखो उनके इलाकों के नाम पर रखोगे तो हो जाएगा। अपने यहाँ के साइंटिस्ट के नाम पर, रमन जी के नाम पर रख देते थे, ठीक है, रमनियम, है ना। अगर कुछ भी रख दिया भाई साहब, एपीजे अब्दुल कलाम के साहब नाम पर कुछ रख दिया, ठीक है। तो ये चीजें उन लोगों ने डेवलप करी, उनको जो समझ में आया उनने रख दिया, है ना, और वो चीजें हम पर थोप दी गई। ऐसा भी नहीं कि उनको परिवर्तित करके पढ़ा जाए, क्योंकि अगर परिवर्तन करके पढ़ोगे या उनके कुछ और नाम रखोगे तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे। आपकी पढ़ाई फिर आपके ही देश में काम आ सकती है, आप फिर कहीं विदेश जाओगे तो वो चीजें वापस से नेग्लिजिबल, यार हमको तो यहाँ ये पढ़ाते थे, यहाँ ये लिखा हुआ है। तो आपको दोहरा नॉलेज होना चाहिए फिर, कि इसको यहाँ की लैंग्वेज में ये कहा जाता है, इसको यहाँ की लैंग्वेज में ये कहा जाता है। तो ये एक द्वंद्व था, है ना। इस द्वंद्व से ये द्वंद्व ज्यादा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए उन्हें उसी भाषा में रखा गया। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे ये सेम आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये सिर्फ ये लेटिन, ग्रीक या कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया जाए जिनको लेटिन या ग्रीक अच्छे से समझ में आती है, उनके अलावा सबकी कंडीशन यही है जो हमारी है। सबको दिक्कत ही होती है याद करने, मारा है क्या है ये, सबके साथ यही समस्या है। ठीक है, फिर आता है नील्स बोहर के नाम पर जो नाम रखा गया उसे कहा जाता है बोरियम। यूरी ओगेंसन के नाम पर एक 118वां सबसे अंतिम तत्व है अभी का, ये 118वें नंबर पर यही तत्व आता है पीरियोडिक टेबल में। ओगेंसन, यूरी ओगेंसन के नाम पर रखा गया। तो यूरी ओगेंसियन के नाम पर क्या हो गया? ओगेंसन हो गया। अब यहां से थोड़ा और आगे आते हैं, तब हमें एक चीज दिखाई देती है कि पौराणिक कथाएं, जैसे हमारे यहाँ रामायण है, रामायण के आधार पर जैसे मान लीजिए हमने एक तत्व का नाम अपने यहाँ रखना होता, हमने एक का नाम रावण रख दिया, एक का नाम दुर्योधन रख दिया, तो अपन भी रख सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते। ठीक है भाई, रावण का जो रथ था उसका नाम पुष्पक विमान था, पुष्पक रख दिया। तो इनकी भी कथाएं थी, है ना, है ना। ये लोग कहते हैं ना कि इंडिया के लोग जो होते हैं ये माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं, मतलब कहानियों में, है ना। हमारे जो ईश्वरीय चीजें हैं उनको ये कहानियां बताते हैं, एज इट इज कहानियां इनकी भी हैं, है ना। इनकी भी कहानियां हैं, इनके भी किस्से हैं, है ना। ये भी भगवान को मानते हैं और इनकी भी सेम, हर धर्म की अपनी कहानी होती है, बस सबको अपनी बतानी होती है ना। यही चीज है और कुछ भी नहीं है इसमें, सबकी अपनी अपनी है। तो ग्रीक पौराणिक कथा थी, उनमें टाइटन्स, शक्ति का या देवता माना जाता है टाइटन को,
एक्चुअल में शुक्र ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन, जिसे शक्ति का देवता कहा जाता है। और शक्ति का जो देवता है ना दोस्त, याद रखिएगा, उसी के नाम पर एक का नाम रखा गया टाइटन, है ना। टाइटन, टाइटन से क्या हो गया, टाइटेनियम, रणनीतिक धातु, रक्षा उपकरण बनते हैं, इसीलिए रक्षा, है ना भाई, सीधी सी बात, मजबूती के लिए जाना जाता है, रक्षा उपकरण बनते हैं। और टाइटन एक पावरफुल देवता है ग्रीक पौराणिक कथाओं के अंदर। फिर आता है यूरेनियम। यूरेनस ग्रह के नाम पर, यह नाम आपने सुना होगा, यूरेनस, है ना भाई, नेपचून। तो नेपचून के नाम पर जिसका नाम रखा गया वो नेपचूनियम रखा गया। क्या रखा गया, नेपचूनियम रखा गया। और प्लूटो के नाम पर जिसका नाम प्लूटोनियम। अब आप कहोगे सर प्लूटो अब ग्रह नहीं है, भाई बिल्कुल सही बात है, प्लूटो अब ग्रह नहीं है। लेकिन जब प्लूटोनियम का नामकरण किया गया था, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब प्लूटो को, है ना, एक मीटिंग होने वाली थी, देखो मीटिंग होने वाली होती है, जैसे 6 जने हैं, है ना, इस मीटिंग के अंदर, या 9 जने हैं, 9 जने इस मीटिंग के अंदर हैं टोटल मिला करके। तो ये 9 जने बैठकर मीटिंग करने वाले थे। ये सोचने वाले थे यार कि चलो हम क्या करते हैं, हम हमारे ग्रुप को बड़ा करते हैं, इसमें 14-15 कर लेते हैं। तो दूसरे बाहर जो बैठे हुए वो खुश कि यार चलो अब तो संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में 2006 के आसपास का टाइम था, तो संख्या बढ़ने वाली थी। ग्रहों की संख्या 9 से बढ़कर के 15 तक पहुंचने वाली थी, 14-15 तक। अब हुआ क्या, उस समय जब ये मीटिंग बैठी तो इन्होंने क्या करा, एक डेफिनेशन ही बदल दी, परिभाषा ही बदल दी ग्रहों की, कि ग्रह वह कहलाएंगे जो दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं क्रॉस करते हो। तो जहां 9 होने वाले थे, 9 से वो 12-15 होने वाले थे भाई साहब, उन 9 की बैठक ने जैसे ये बात बनी और सहमति बनी, है ना, तो उस बैठक के अंदर क्या हुआ, प्लूटो बेचारा शक्ल देख रहा है सबकी, हम तो क्रॉस करते हैं वरुण की कक्षा को, तो चल हट बदमाश, निकाल दिया वहां से धीरे से। तो भाई उस दिन से प्लूटो को बोने ग्रह की श्रेणी में डाला गया, लेकिन ये नामकरण उसके कई साल पहले ही कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं प्लूटो के नाम पर प्लूटोनियम रखा गया है ना। तो कभी आप ये देखें कि प्लूटो ग्रह के नाम पर, तो फिर आप प्रश्न पर आपत्ति लेना चाहें कि सर नहीं, अब तो प्लूटो ग्रह ही नहीं है, बाद में परिवर्तन किए गए, वो बाद में सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। चलिए, सेलेनियम। चंद्रमा को ग्रीक कथाओं में सेलिन कहा जाता है। चंद्रमा को ग्रीक कथाओं में क्या कहते हैं, सेलिन कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर इसका नाम सेलेनियम रखा गया है। क्या रखा गया है, सेलेनियम। चलिए, ये हमने पढ़ भी लिया हालांकि। अगले आते हैं विशिष्ट गुण के आधार पर, ठीक है, या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के आधार पर। जैसे क्लोरीन। क्लोरीन एक्चुअल में पीले हरे रंग की गैस दिखाई देती है, और पीले हरे रंग को ग्रीक भाषा में कहते हैं क्लोरेस। क्या कहते हैं, क्लोरेस, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लोरस। तो क्लोरस से ही क्या बना दिया, क्लोरीन बना दिया। मतलब क्लोरीन नाम का मतलब क्या होता है, येलो ग्रीन, पीला हरा। तो ग्रीक शब्द देखो, ये ग्रीक 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 ही चल रहे हैं सब। तो ग्रीक भाषा में पीले हरे को क्या कहा जाता है, क्लोरस कहा जाता है। और क्लोरस से जो नाम बना वो क्या बना, क्लोरीन बना। मतलब क्लोरीन एक्चुअल में जिस चीज को संदर्भित करता है कि पीला हरा रंग, क्लोरीन का वास्तविक मतलब क्या हुआ हमारी भाषा में, पीला हरा। सोचिए आप, अगर अपने देश के अंदर पीला हरा तत्व बोला जाता तो हमको याद रह जाता, लेकिन क्लोरीन है। चलिए, अगला आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन भी एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका नाम होता है ब्रोमोस। तब ब्रोमोस का मतलब क्या होता है, जब ब्रोमीन सबसे ज्यादा समुद्री जल से निकाला जाता है, एकमात्र द्रव अधातु है। ब्रोमीन बहुत दुर्गंध देता है, और ग्रीक भाषा में दुर्गंध के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो करते हैं ब्रोमोस। क्या करते हैं, ब्रह्मोस नहीं, ब्रोमोस। क्या करते हैं, ब्रोमोस। और ब्रोमोस से ही क्या बना, ब्रोमीन बना। तो दुर्गंध, ब्रोमीन जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दुर्गंध होता है ना, याद रखना, गंदी स्मेल। आयोडीन। आयोडीन ग्रीक भाषा के शब्द में जिससे बना है वो बना है आयोडो, है ना, आयोडो, आयोडो, है ना, आयोडो। आयोडो से फिर बना ये आयोडेस। क्या बना, आयोडेस। इसका मतलब होता है बेंगनी, है ना। क्या होता है, बेंगनी। क्या होता है, वॉयलेट कलर या बेंगनी कलर। तो आयोडो, आयोडो, आयोडो का मतलब क्या होता है, बेंगनी। क्या होता है, बेंगनी कलर। तो बेंगनी वाष्प निकलती है आयोडीन से, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे आयोडेस कहा जाता है। तो ये आयोडो से बना आयोडेस, और आयोडेस से क्या बना, आयोडीन बना। तो आयोडीन का मतलब बेंगनी कलर, ब्रोमीन का मतलब गंदी स्मेल, क्लोरीन का मतलब हरा पीला, है ना, या पीला हरा, मोस्ट प्रोबेबल पीला हरा।
तो पीला हरा, है ना। ब्रोमीन का मतलब गंदी स्मेल, आयोडीन का मतलब बैंगनी कलर की वाष्प। ये सारे इनके ग्रीक शब्द के अर्थ हैं। ठीक है, यहां पर आइएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों शब्द एंटोनी लेवाइसियर के द्वारा दिए गए। ऑक्सीजन भी ग्रीक भाषा का शब्द है और हाइड्रोजन भी ग्रीक भाषा का शब्द है। हाइड्रोजन का मतलब होता है जल बनाने वाले, वाटर फॉर्मिंग करने वाले, और ऑक्सीजन का मतलब होता है अम्ल बनाने वाले, एसिड फॉर्मेशन करने वाले। तो दोस्त ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सस जीनस से बना है। ऑक्सस का मतलब होता है अम्ल बनाने वाले, है ना। और हाइड्रोजन से क्या बना, हाइड्रोजन बना। और हाइड्रोजन्स का मतलब यहां पर जो होता है वो मेनली क्या होता है, तो दोस्त याद रखिएगा, हाइड्रोजन्स का मतलब यहां पर जिस चीज से होता है वो होता है जल बनाने वाले, और ऑक्सीजन का मतलब होता है अम्ल बनाने वाले। ये बेसिक से फंडे हैं। इनमें से आधी चीजें आप पढ़ोगे ना तो वैसे ही आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी भी हो जाती है ना। क्लोरीन का कलर कैसा होता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है क्लोरीन किस कलर की गैस है। अब नाम से दो चीजें हो गई, नाम भी याद हो गया और ये भी पता चल गया ब्रोमीन कैसा दिखता, आयोडीन की वाष्प कैसे कलर की होती है, अब ये भी पता चल गया आपको। इन नाम के दोहरे फायदे हुए, एक तो ये भी पता चल गया कौन सी लैंग्वेज का है, इनका मीनिंग क्या है ना, और वास्तविकता में इन्हें ये कहा जाता है। तो ये दोहरे फायदे के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए। गुड, चलो। लेटिन शब्द अभी तक हमने पढ़े वो ग्रीक भाषा के शब्द थे। सबसे ज्यादा मोस्टली रिपीटेड अगर आज तक की एग्जाम में कोई है तो वो यही है, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने पढ़े वो बहुत इजी थे। यहां पर डिफरेंशिएशन होता है, जैसे कि बोलते सोडियम है लेकिन सिंबल क्या होता है, Na होता है। तो यहां सिंबल कुछ और होता है, नाम कुछ और होता है, इसलिए इनका यूज करते हैं। देखो सबसे पहले सोडियम, तो बोला सोडियम भले जा रहा है लेकिन इसका वास्तविक लेटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम, और नेट्रियम से ही Na सिंबल बना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके टोटल हैं यहां पर। आइए एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं, 8-10 नाम है। तो सोडियम लेटिन शब्द क्या है इसका, नेट्रियम। पोटेशियम का सिंबल के होता है, बोलते पोटेशियम है, के का मतलब क्या होता है, केलियम होता है। लोहे को Fe बोलते हैं, Fe है ना भाई, लोहा बोल रहे हैं आयरन, लेकिन सिंबल लिखते क्या है, Fe का मतलब होता है फेरम। क्या होता है, फेरम। लेटिन शब्द है सारे। तांबा, तांबे को Cu लिखते हैं लेकिन बोलते कॉपर है या तांबा बोलते हैं, तो Cu का मतलब क्यूप्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, कप्रम भी बोल देते हैं, कप्रम, है ना, हालांकि र नीचे फूटी रहा है उसमें, चलो कप्रम। चांदी को लिखते हैं Ag है लेकिन बोलते सिल्वर या चांदी है, तो Ag का मतलब होता है अर्जेंटम। क्या होता है, अर्जेंटम। एज इट इज गोल्ड होता है, गोल्ड या सोना बोला जाता है लेकिन सिंबल Au होता है, Au का मतलब ओरम होता है। ये सारे नाम ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, ये नाम मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। आइए देखते हैं, है ना, लास्ट स्लाइड। मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg होता है, क्योंकि मरकरी एक ये भी लेटिन शब्द है। ये हाइड्राग्यूरम से बना है। आई से बना है, हाइड्राग्यूरम, है ना। तो ये हाइड्राग्यूरम का मतलब एक्चुअल जो होता है वो होता है तरल चांदी या लिक्विड सिल्वर। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, हाइड्राग्यूरम, है ना। इसको ट्रांसलेट करने पर हाइड्रा, याद रखना, हाइड्रा रजी रम आता है लेकिन वास्तविकता में इसको बोलते हैं हाइड्राग्यूरम। टीन को भैया लिखते एसएन है लेकिन बोलते टीन है, तो टीन का एसएन का मतलब होता है स्टेनम। और एक और बच जाता है लेड, जिसे हम कहते हैं पीबी। यहां पर एक चीज और बच गई है, आपने टंगस्टन का नाम सुना होगा, टंगस्टन, सिंबल इसका डब्ल्यू होता है। ये भी लेटिन शब्द है ना। और लेटिन शब्द में काई से बना है, या वुल्फ्रॉम से। ठीक है, और फॉस्फोरस का मतलब होता है प्रकाश लाने वाला, लाइट ब्रिंगिंग। तो फॉस्फोरस ग्रीक शब्द है और जिसका मतलब होता है चमकने वाला। तो फॉस्फोरस में चमकने का गुण पाया जाता है, ये चीज तो मैंने आपको बताई भी थी। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब हम कल एक काम करेंगे, है ना, प्यारे दोस्त, की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। और मुश्किल से अब आपकी अंतिम 3 कक्षाएं होंगी और इन 3 कक्षाओं में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट 3 दिन आप मेरे साथ और जुड़ेंगे। उसके बाद फिर जो भी बायोलॉजी या फिजिक्स में से जो शुरू होगा, है ना, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए, आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपको नूतन वर्ष की वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं लूंगा इजाजत आप सभी से, धन्यवाद।